हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पूरा चैप्टर हम सीखने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में, क्योंकि ये हमारा वन शॉट वीडियो है। जितने भी इसमें टॉपिक्स आते हैं वो पूरे टॉपिक्स हम इस एक ही वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं विथ मेनी एग्जाम्पल्स। तो इसमें हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक करने वाले हैं कवर, जैसे कि पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे। जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होता है फिर हम चैप्टर में एंटर हो जाएंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। और अगर हमें इक्वेशन का मतलब पता चल गया है तो हम सीखेंगे कि उस केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे है, उसको बोलते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। बाद में आएगा हमारा टॉपिक, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हर एक रिएक्शन को बैलेंस रहना है। तो वो क्यों रहना है और बैलेंस कैसे करना है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने का या फिर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया है। बहुत इजी ट्रिक से एक्सप्लेन किया है, चाहे तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। फिर हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स है, जैसे कि हम यहाँ पे 5 स्टडी करने वाले हैं। हमारा पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सभी 5 टाइप हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के सभी इक्वेशन, सभी टाइप्स के डेफिनेशंस और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। और बाद में आएगा एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे सीखे हैं उसके एप्लीकेशंस हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उस पे हम स्टडी करेंगे कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन कैसे होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, रैंसिडिटी मतलब क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये भी हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत क्लियरली एंड नीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने ये सब टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स भी यूज किए हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ उसमें जो भी नोट्स रहते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके उस नोट्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉर्ट वीडियो। तो हम पहले सीखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या है ये केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस वेयर substance is converted to other form which is different in properties from its original substance। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। जैसे कि समझ लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है H2, और अगर हमने इसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर दिया जैसे कि O2, तो हमें मिलेगा वाटर, वाटर H2O। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन तो गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसीय स्टेट में है, और जो वाटर मिलता है वो है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस, आप जिसको हमने पहले लिया था। और जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, वो है वाटर, वो है लिक्विड स्टेट में। और अगर हमने इसके प्रॉपर्टीज को देखा तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब वाटर के प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। तो यही तो डेफिनेशन बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस वेयर द सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म which differ in properties from its original substance। ओरिजिनल सब्सटेंस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, न्यू सब्सटेंस है H2O। यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है हमें चैप्टर? क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते ही हैं। थोड़े एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसमें से पहला है कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड। हम सबको ये एग्जाम्पल पता है, हम सब ने देखा है। हम जब मिल्क समर सीजन में ओपन रखते हैं तो वो स्पॉइल होता है, मतलब वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही तो होती है। दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन अप्लायंसेस। आयरन अप्लायंसेस मतलब ऐसी चीजें जो आयरन से बनी है, जैसे कि पोल हो, आयरन का पोल, कार के पार्ट्स, बाइक के पार्ट्स एंड सो मेनी, बहुत सारी चीजें हैं जो आयरन से बनी रहती है, लोहे से बनी रहती है।
अगर उनके ऊपर का पेंट चला जाता है तो थोड़े दिनों के बाद उसको रस्ट पकड़ता है, जंग पकड़ता है। वो जंग मतलब क्या, वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, उसका ऑक्साइड में कन्वर्शन होता है। तीसरा एग्जाम्पल है कन्वर्शन ऑफ ग्रेप्स टू अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो मेडिसिनल फील्ड में यूज होता है। हम ग्रेप्स से अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसमें भी तो केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। इन तीनों को छोड़ के और एक दो एग्जाम्पल है जो वेरी वेरी कॉमन है, जैसे कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। क्या है डाइजेशन? उसको बोलते हैं पाचन। जैसे ही हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे पेट में जाके डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और वो क्या है? वही तो केमिकल रिएक्शन ही है। इस डाइजेशन को हम एक 10th के ही लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से रिएक्शंस होते हैं। फिर आएगा कॉमन एग्जाम्पल, वो है रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं ना एक्सेलिंग इनहेलिंग। क्या है वो? एक्सेल इनहेलिंग मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सेलिंग मतलब हम CO2 को बाहर भेजते हैं। ये कैसे होता है? ये भी होता है केमिकल प्रोसेस के ही थ्रू। तो इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये चैप्टर सीखना, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? उसके लिए भी थोड़े मेथड्स हैं जो हमें स्टडी करना है। उसमें से पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें से अगर कोई भी चीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रही है केमिकल रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले से, वो है चेंज इन स्टेट। और इसके लिए हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, समझो मैंने लिया है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। और ये जो अमोनिया है, ये है गैसीय स्टेट में, और उसको मैंने रिएक्ट कर दिया HCl से। क्या है HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो भी ले लिया हमने गैसीय स्टेट में। जब हम अमोनिया गैसीय स्टेट में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसीय स्टेट में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट, जो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लेकिन ये हमें कौन से स्टेट में मिल रहा है? हमें मिल रहा है सॉलिड स्टेट में। तो एक बार स्टेट देख लो, हमारे रिएक्टेंट थे गैसीय स्टेट में और हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है सॉलिड स्टेट में। हो गया कि नहीं स्टेट चेंज, गैसियस टू सॉलिड। अगर ऐसे हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा कौन सा है? चेंज इन कलर। तो उसके लिए भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। वो है हमारा ये वाला, जो कि आयरन Fe कौन से स्टेट में रहता है? लोहा, वो है सॉलिड स्टेट में। राइट डाउन सॉलिड स्टेट। उसको रिएक्ट करो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। और ये कौन से स्टेट में होता है? ये होता है एक्वियस स्टेट में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज एक्वियस स्टेट। हमारे पास तीन स्टेट है जो कि हमने 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। कौन से? सॉलिड, और एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसियस। इन तीनों को छोड़ के और एक स्टेट होता है, उसको बोलते हैं एक्वियस। जब हम कौन सा ही भी सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट में तैयार करते हैं, पानी में, वो कि जिसको बोलते हैं H2O, पानी में तैयार करते हैं, तो उस स्टेट को बोलते हैं एक्वियस। और वही हमने यहाँ पे क्या है, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट को ले लिया, पानी में डाल दिया, हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब आयन सॉलिड स्टेट, कॉपर सल्फेट एक्वियस स्टेट रिएक्ट करते हैं, तब क्या होता है? यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो है ब्लू, ब्लू कलर। और जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है FeSO4, आयरन सल्फेट। एंड और एक मिलेगा, वो है हमारा कॉपर। यहाँ पे आयरन सल्फेट जो तैयार हो रहा है उसका कलर है पेल ग्रीन इन कलर। पेल ग्रीन कलर मतलब लाइट ग्रीन इन कलर। तो आप देख सकते हो, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में तो ब्लू था, प्रोडक्ट में तो ग्रीन है। हो गया चेंज इन कलर। तो ये हो गया एग्जाम्पल कलर इन सेट। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा है
इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखेंगे और वो एग्जाम्पल है, हम जिंक ग्रैन्यूल्स को ले लेंगे एक कोनिकल फ्लास्क में और उसमें ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि है HCl। इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिलेगा एक सॉल्ट ZnCl2 और तैयार हो जाएगा एक गैस, वो है हाइड्रोजन गैस। ये एरो दिखाता है कि ये है गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हो गया हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। ये भी तो एक रिएक्शन है, गैस को तो हम देख नहीं सकते, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसको हम डिटेल में बाद में एक टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट हो गया चेंज इन टेम्परेचर, इसके लिए भी एग्जांपल देखेंगे। नाउ CaO को ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमनली उसको बोलते हैं क्विक लाइम। और अगर हमने इसको पानी में डाल दिया दैट इज H2O, तो हमें मिलता है स्लेक्ट लाइम और उसको बोलते हैं CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, बहुत सारी हीट लिबरेट होती है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जिस किसी अपैरेटस में आप वो रिएक्शन कर रहे हैं, अगर इस बीकर को आप टच करके देखोगे तो बहुत गर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है। गर्म हो रहा है मतलब क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसे कोई भी अगर चीजें होती है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ये सब रिएक्शन हम इस चैप्टर में डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। अभी हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल स्टडी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of symbols and formulae। इसका मतलब है, अगर हमें केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या वो पता है तो उस रिएक्शन को हमें लिखने के लिए भी आना है। उस रिएक्शंस को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना, उसका मतलब है केमिकल इक्वेशंस। इसको हम स्टडी करेंगे एक सिंपल एग्जांपल के साथ और वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज द वर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस अबोव रिएक्शन। इसका वर्ड इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, हम वर्ड लिखेंगे। मैग्नीशियम ये एक वर्ड है, ऑक्सीजन ये एक वर्ड है। जब हम ये दोनों को रिएक्ट करते हैं, जब हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को बोलते हैं रिएक्टेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को अगर डिफाइन करो बोले तो कैसे करोगे आप। सो रिएक्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके चेंज हो जाते हैं, जिसमें चेंजेस दिखते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और अगर एक बार इनमें चेंजेस हो गए तो जो न्यू तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। तो उसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये एक नया सब्सटेंस है जो रिएक्शन में तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या तैयार हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट है। नाउ व्हाट इज LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कभी भी बच्चों याद रखो, रिएक्टेंट जो रहते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखते हैं एंड प्रोडक्ट जो रहते हैं वो हम कभी भी RHS राइट हैंड साइड पे ही लिखते हैं।
और इन दोनों के बीच में जो रहता है वो है हमारा एरो। व्हाट दिस एरो विल शो, एरो क्या दिखाता है, एरो से हमें क्या समझ में आता है, एरो विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है। सो एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। नाउ ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन जिसमें हमने पूरे वर्ड लिखा है, मैग्नीशियम ये लिखा है। अभी इस हर एक वर्ड का एक एक सिंबल भी रहता है। अभी आप लोगों ने 9th में स्टडी किए हैं, सिंबल्स भी स्टडी किए हैं आपने, और आपने क्या स्टडी किया है, फॉर्मूले भी स्टडी किए हैं। तो उसमें से थोड़े फॉर्मूले थोड़े सिंबल अभी हम देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल कार्बन को हम क्या सिंबल लिखते हैं, कार्बन को हम लिखते हैं सी। हम सोडियम को कौन से सिंबल से दिखाते हैं, हम सोडियम को दिखाते हैं सिंबल एन ए से। वैसे ही सेम हम एल्यूमिनियम को कैसे दिखाते हैं, एल्यूमिनियम को हम दिखाते हैं ए एल से। देन हाउ वी विल शो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं सिंबल एच से। सो इनको बोलते हैं सिंबल। अगर सिंबल एक ही अल्फाबेटिकल लेटर है तो हम उसको कैपिटल लिखते हैं। अगर हमारा सिंबल में दो अल्फाबेटिकल लेटर है तो आपको पता है पहला कैपिटल होना चाहिए और दूसरा स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एन कैपिटल ए स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे ए कैपिटल एल स्मॉल। वैसे ही हम क्लोरीन को भी दिखाते हैं। सो क्लोरीन का सिंबल क्या है हमारा, सी कैपिटल और एल स्मॉल। आई होप आपको समझ में आया है सिंबल्स क्या है। जब हम इन सिंबल्स को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर वैलेंसी, तो हमें मिलते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले में भी थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हमारा पहला लेंगे वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इट इज अ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, एन ए सी एल, सोडियम क्लोराइड। देन हाउ वी विल राइट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे CO2। वैसे ही हम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे MgCl2। ये हो गए फॉर्मूले। तो इन सब के हेल्प से, इन सब के मदद से हम हमारा नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए अब कैसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, तो हमने लिख दिया Mg प्लस, जैसा था वैसे ही। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन O2 है। ये एक डायटोमिक गैस है इसीलिए उसका सिंबल O2 है। जब Mg मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मतलब O2 तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg और O2 हो गए हमारे रिएक्टेंट LHS साइड पे, और MgO हो गया हमारा प्रोडक्ट और वो हमने लिख दिया RHS साइड पे। तो ये है हमारा वर्ड इक्वेशन। अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करना है और वो है अबाउट बैलेंस्ड रिएक्शन एंड स्केलेटल इक्वेशन। अभी बैलेंस्ड रिएक्शन मतलब क्या, स्केलेटल इक्वेशन मतलब क्या। नाउ इस रिएक्शन को आप देखिए, जैसे कि मैंने बोला ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS साइड है। LHS साइड पे अगर आप देखोगे कितने मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो एक ही है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक है ऐसे समझना है। ऑक्सीजन कितना है, O2 कितने हैं हमारे पास, वो भी एक ही है, O2। ये 2 नहीं पकड़ना है आपको, O2 इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। O2 कितने हैं, O2 तो हमारे पास एक ही है तो O2 भी एक है। अभी RHS साइड पे देखिए, MgO में Mg कितने हैं, Mg भी तो एक ही है, और O कितने हैं, O भी तो एक ही है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे इट इज नॉट बैलेंस्ड। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, यहाँ पे एक है, ये हो गया बैलेंस। बट ऑक्सीजन तो यहाँ पे दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन तो सिर्फ
एक ही है. So this reaction is not balanced. This reaction is not balanced. अगर ऐसी कोई रिएक्शन है तो हम बोलते हैं उसको skeletal equation. What is skeletal chemical equation? The number of atoms of each element on LHS and RHS is not equal. तो ये है हमारी skeletal equation. लेकिन हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं. कैसे बैलेंस करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विथ नंबर्स. तो हम कैसे करेंगे? अभी अगर यहाँ पे Mg 1 है, अगर यहाँ पे Mg ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अभी देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे Mg प्लस ऑक्सीजन एंड फिर हो जाएगा MgO. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मतलब इस तरफ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से. जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट उसके साथ मैग्नीशियम भी तो चेंज हो गए. मैग्नीशियम कितने हो गए? This again became 2. So how to convert this magnesium into 2? Multiply this magnesium with 2 number. Now see the oxygen and magnesium present on left hand side and right hand side. मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है. ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन और बैलेंस्ड इक्वेशन. तो व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन? द नंबर ऑफ एटम्स of each elements on left hand side and right hand side should be always equal. So now हम this reaction को बोल सकते हैं कि ये balanced reaction है. अभी हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन. थोड़े मेथड है जिससे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोलती हूँ कि कौन से इजी वाले स्टेप्स है जिससे हम इजीली रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे why to balance the equation. According to law of mass of conservation, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. इसका मतलब total number of atoms in the left hand side should be always equal to total number of atoms in the right hand side. मतलब कोई भी रिएक्शन ले लो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी एटम लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड पे भी रहना है. थोड़े रिएक्शंस अपने आप बैलेंस रहते हैं, बट थोड़े रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है. वही है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन. तो उसके हम स्टडी करेंगे एक एग्जांपल से. जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक SO4 प्लस H2. जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होता है तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलता है. नाउ इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे. तो ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS साइड है. सभी आइटम को हम लिख देंगे यहाँ पे 2 कॉलम में. तो LHS लिख दिए, एक साइड पे RHS लिख दीजिए और राइट डाउन ऑल द एटम्स. हमारे पास कौन से एटम है? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. कितने जिंक है? लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है. RHS साइड पे कितने हैं? 1 है. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2. H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है. यहाँ पे कितने हैं? 2 है. सल्फर तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही है. ये 2 हाइड्रोजन का है, ये 4 ऑक्सीजन का है, तो सल्फर 1 है. यहाँ पे भी 1 है. ऑक्सीजन जैसे मैंने बोला 4 है और यहाँ पे भी 4 है. तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जिंक 1 है, हो गया बैलेंस. हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन भी 4 है. तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने लिया है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2. ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS साइड है. तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे बैलेंस करना है. तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे LHS RHS. ये बहुत इजी ट्रिक है बैलेंस करने के लिए और फास्ट भी होती है. तो राइट ऑन ऑल द एटम्स Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. Fe LHS साइड पे 1 है, RHS साइड पे 3 है. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है. तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय नंबर 3. ये हो गया 3. तो इसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे 3. हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 कैसे करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, हो गया 4। तो यहाँ पे भी अपडेट करेंगे 4। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को अपडेट कर दिया 4 से, हाइड्रोजन भी चेंज हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 से 8 हो गए। तो अभी इस साइड कैसे 8 करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 4, इट विल बिकम 8। तो राइट ऑन हियर 4। तो अभी रिएक्शन आप देख सकते हैं, FeLH साइड पे, RH साइड पे 3 3, हाइड्रोजन 8 8 एंड ऑक्सीजन 4 4। तो हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ये है हमारा LHS साइड और ये है हमारा RHS साइड। तो राइट डाउन ऑल द एटम्स प्रेजेंट ऑन LHS साइड एंड RHS साइड। तो हम कैसे लिखेंगे, कौन से है हमारे पास, Ba है, हमारे पास Cl, Al, S और ऑक्सीजन। Ba कितने हैं दोनों साइड पे, 1 1 है। Cl कितने हैं, 2 और यहाँ पे है 3। Al कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। S कितने हैं, यहाँ पे S देखिए आप, SO4 28 है, मतलब ये 3 जो है वो S को भी अप्लाई होता है और 4 को भी। तो S कितने हो गए 3 और O कितने हो गए 4 3 12। तो ये हमने लिख दिया 3, ये लिख दिया 1। ऑक्सीजन जैसे मैंने बोला यहाँ पे 12 और यहाँ पे है 4। तो हमें ये रिएक्शन बैलेंस करना है। तो अभी कैसे बैलेंस करने का, बेरियम 1 1 है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। Cl को देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे प्रोडक्ट सेम हो। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, 6 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, यहाँ पे भी 6 आएगा। तो ये रिएक्शन में अपडेट करेंगे कहाँ पे, Cl यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 और यहाँ पे लिख देती हूँ 2। जैसे यहाँ पे 2 लिखती हूँ, Al को भी मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं Al को भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम Al को देखेंगे। Al तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, Cl भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। अभी S को देखिए, Ba कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो Ba को भी तो बैलेंस करना है, तो Ba को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से। तो राइट डाउन 3, ये 3 हो गया, तो मुझे इसको भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मैं 3 लिखती हूँ। तो ये भी अपडेट करती हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ, S को भी तो अप्लाई हो गया, तो यहाँ पे लिखती हूँ S को 3 बाय 3। यहाँ पे O भी तो अप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12। अगर आप रिएक्शन देखोगे, BaRHS साइड पे, LHS साइड पे 3 3, Cl 6 6, एल्यूमिनियम 2 2, S 3 3 और ऑक्सीजन 12 12। हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखोगे, 3 BaCl2 प्लस Al2 SO4 rise gives 3 BaSO4 plus 2 AlCl3। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम H2 एंड Cl2 को रिएक्ट कर रहे हैं और HCl को तैयार कर रहे हैं। So H2 plus Cl2 gives HCl. So now यहाँ पे हमारे LHS कौन सा है, तो हमारा LHS ये है, और RHS कौन सा है, RHS ये है। तो राइट डाउन LHS एंड RHS एटम। तो कौन से है, हाइड्रोजन Cl, कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे है Cl2, यहाँ पे 1। कितना इजी है बैलेंस करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो रिएक्शन में बैलेंस करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर दिया 2। तो हमारी बैलेंस रिएक्शन कैसे हो सकती है, हमारी रिएक्शन ऐसे हो सकती है, H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। हो गई रिएक्शन बैलेंस। What is combination reaction? The reaction in which single product formed from two or more reactant is called as combination reaction.
मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन हमारे जो रिएक्टेंट रहते हैं वो रिएक्टेंट 2 या 2 से भी ज्यादा ले सकते हो। जैसे कि जनरल में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक दो रिएक्टेंट ले लो, मान लो ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, और जब वो कंबाइन होते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होता है ए, जो कि ए बी है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल बर्न होता है तो हमें CO2 मिलता है। इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कोल मतलब कार्बन, कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, इसको हम बर्न करेंगे सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। O2 होता है गैसीय स्टेट में, तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट CO2। CO2 इज ऑल्सो इन गैसीय स्टेट। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। हमारे रिएक्टेंट कितने हैं? दो है, और प्रोडक्ट कितना है? एक है। जब CnO2 कंबाइन हो रहा है तब हमें मिल रहा है CO2, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला है H2O। हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं? इसको तैयार करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन, जो कि अगेन गैसीय स्टेट में है। दूसरा रिएक्टेंट होगा ऑक्सीजन, जो कि गैसीय स्टेट में है। और जब ये कंबाइन होते हैं तब हमारा प्रोडक्ट होगा H2O वाटर, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे रिएक्टेंट दो है और हमारा प्रोडक्ट एक है। तो जब H2 और O2 कंबाइन होता है तो ही H2O तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन। स्लेक लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको तैयार करने के लिए हम कौन से दो रिएक्टेंट को कंबाइन करेंगे? हम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में है। उसको कंबाइन करेंगे वाटर्स के साथ, H2O, जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं स्लेक लाइन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे रिएक्टेंट दो है और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे एक ही है। तो ये तीन जो एग्जाम्पल है वो तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कह रहा है? जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो हमेशा हमारा प्रोडक्ट सिंगल ही रहेगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम है, ये रिएक्शन CaOH ट्वाइस के साथ हीट भी रिलीज करता है। इसीलिए इस रिएक्शन को और एक नाम है जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होती है, जहां पे भी जिस भी apparatus में आप ये रिएक्शन कर रहे हो वहां पे वो apparatus गर्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम सीखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब क्या। ये एक दो टाइप के रिएक्शन है, जो है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? It is a chemical reaction in which energy is released. Energy is released in the form of heat and light. एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि हीट के फॉर्म में भी रह सकती है और लाइट के फॉर्म में भी रह सकती है। तो इसके हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने जस्ट स्टडी किया, मैंने वहां पे आपको क्या बोला था? कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डाल देते हैं तब हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और इसके साथ रिलीज हो जाएगी हीट। तो ये हो गई हमारी एक एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसके साथ और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वो है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। जब हम इसको बर्न करेंगे तो हम इसको रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जो कि O2 है। मीथेन भी हमारा गैसीय स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसीय स्टेट में रहता है। जब ये रिएक्शन होती है तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज होती है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का तो यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। और एक हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, और वो है एग्जाम्पल रेस्पिरेशन।
जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, हम गैस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जब हम गैस को इनहेल करते हैं तो हम CO2 का अंदर लेते हैं। हमारे सेल्स में रहता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, यह ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, यह ऑक्सीजन जाके सेल में ग्लूकोज से कंबाइन होता है और तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा 6CO2 प्लस 6H2O, और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो जाएगी एनर्जी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट रहती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये 6 और ये 6 मैंने क्यों लिख दिया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बैलेंसिंग रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस किए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 6O2, 6CO2 एंड 6H2O। ये तीन एग्जाम्पल्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। और इसके साथ और एक एग्जाम्पल है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब आप जहां पे भी ये रिएक्शन कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है, तो सराउंडिंग से भी कूल हो जाएगा। तो इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन आप जहां पे भी करते हो, वो सराउंडिंग वो जो भी apparatus है वो आपको कोल्ड लगेगा। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल है डिजॉल्विंग। एग्जाम्पल है डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट्स। जैसे कि हम ले लेंगे NH4Cl। क्या है NH4Cl? इट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में। तो हम ये लेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, और जब हम इसको पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा और तैयार हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और इसको हम कौन सा स्टेट लिख सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में बोला है एक्वियस स्टेट। जब कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होता है, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है तब हम उस स्टेट को बोलते हैं एक्वियस स्टेट। जब ये रिएक्शन हो रही है तब सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब होती है, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इस बीकर में आप अगर वो रिएक्शन कर रहे हैं, इस बीकर को अगर आप टच करके देखोगे तो आपको ये बीकर ठंडा लगेगा, इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे ही अगर यहाँ पे इस बीकर में ये रिएक्शन कर रहे हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने की वजह से बीकर को अगर टच करके देखोगे तो आपको बीकर गर्म लगेगा। तो ये हो गई आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Decomposition reaction मतलब the reaction in which single reactant breaks down to form two or more products is called decomposition reaction। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक रिएक्टेंट लेके उसको ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ए बी ले सकते हैं एज अ रिएक्टेंट, और उसको ब्रेक करने के बाद में हमें ए और बी अलग अलग दो प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही रहेगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन के भी तीन टाइप है, उसमें से पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे थर्मल का मतलब है हीट। द रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स और decomposes on heating to form many products। मतलब यहाँ पे हम सिंगल रिएक्टेंट लेंगे और उसको हीट करने के बाद में हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम पहला एग्जांपल देखेंगे फेरस सल्फेट का। टेक फेरस सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब। फेरस सल्फेट के ले लीजिए और उसको हीट कीजिए, उस टेस्ट ट्यूब को आप हीट कीजिए। वो फेरस सल्फेट ब्रेक होके हमें तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम ऐसे दिखा सकते हैं।
FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हम एरो के ऊपर लिखेंगे हीट, तो ये ब्रेक होके Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि अगेन गैसीय स्टेट में है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सल्फर फेरस सल्फेट एक ही है, हमारा रिएक्टेंट एक ही है, बट जैसे ही हम इसको हीट करते हैं हमें प्रोडक्ट मिलेंगे 3। सेकेंड एग्जाम्पल है लाइमस्टोन का। टेक लाइमस्टोन एंड हीट इट, इट ब्रेक्स टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपको लाइमस्टोन को लेना है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है। जब आप इसको हीट करोगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ हीट, तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड स्टेट में एंड कन्वर्ट हो जाएगा CO2 जो कि है गैसीय स्टेट में। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एक ही है लेकिन प्रोडक्ट हमारे दो है। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है CaO, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सीमेंट मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा कौन सा केमिकल है जो ब्रेक होने के बाद में एक ऐसा सब्सटेंस देगा जो सीमेंट मैन्युफैक्चर में यूज होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर कीजिए। थर्ड एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का। When lead nitrate is heated, it breaks to give lead oxide, nitrogen oxide and oxygen gas. तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं, lead nitrate NO3 ट्वाइस जो कि अगेन सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO जो कि सॉलिड स्टेट में है और मिलेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में और मिलेगा ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे भी हमारा रिएक्टेंट एक ही है लेकिन हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं 3। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखा, ये तीनों एग्जाम्पल में हमने रिएक्टेंट को लेके हीट किया है, इसीलिए इन सभी रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Second type है electrolytic decomposition reaction, the reaction where single reactant breaks or decomposes in presence of electricity। यहाँ पे भी हम सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करके बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन एग्जाम को आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ वन प्लास्टिक मग और हम यहाँ पे बीकर भी ले सकते हैं। इस बीकर में यहाँ पे नीचे मैंने 2 होल किया है और इस होल में मैंने रबर स्टॉपर या फिर रबर कॉर्क को फिक्स किया है। इन रबर कॉर्क के ऊपर यहाँ पे मैंने 2 ग्राफाइट रॉड को फिक्स किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफाइट रॉड है, यहाँ पे ग्राफाइट रॉड है। इन दोनों ग्राफाइट रॉड को नीचे से मैंने एक वायर से कनेक्ट किया है और वो दोनों वायर यहाँ पे सेल से कनेक्ट किया है। आप यहाँ पे बैटरी भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इन दोनों ग्राफाइट रॉड्स के ऊपर मैंने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब 2 रखे हैं और इस बीकर में मैंने लिया है वाटर H2O। इस वाटर में मैंने 4 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 भी डाला है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो वो भी मैंने डाला है। ये क्यों डालना है? क्योंकि ये थोड़ा रिएक्शन को फास्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर को फास्ट करता है। और ये दोनों टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड किया है। यहाँ पे ये जो ग्राफाइट रॉड है इसको मैंने एनोड कहा है और यहाँ पे जो ग्राफाइट रॉड है इसको मैंने कैथोड कहा है। एनोड का मतलब है पॉजिटिव और कैथोड का मतलब है नेगेटिव। यहाँ पे इस वायर पे हमारा स्विच है, तो जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो करंट यहाँ पे अंदर चला जाएगा। जैसे ही करंट अंदर बीकर वाटर में चला जाएगा, वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो ये वाटर स्प्लिट हो जाएगा। तो क्या तैयार हो जाएगा?
OH माइनस प्लस H प्लस। तो ऐसे OH माइनस और H प्लस आयन हमें इस बीकर में बहुत सारे दिखाई देंगे, बहुत सारे H प्लस एंड OH माइनस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी क्या होता है, इमेजिन मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक ग्राफाइट रॉड है जो कि है एनोड, और ये हमारा ग्राफाइट रॉड है जो कि है कैथोड। जैसे कि मैंने आपको बोला, एनोड का मतलब कौन सा, पॉजिटिव है, कैथोड का मतलब कौन सा, नेगेटिव है, और हमारे जो OH माइनस है और H प्लस है वो यहाँ पे बीच में है। तो अभी क्या हो जाएगा, OH माइनस जो है वो एन आयन है, वो नेगेटिव आयन है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड की तरफ। OH माइनस जो हमारा एन आयन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो H प्लस है वो जो कैट आयन है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या होता, तो अभी हो जाएगा ऐसे, तो एनोड की तरफ जब ये OH माइनस आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, OH माइनस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में, वाटर में, एंड इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर देगा। और जब ये H प्लस जाएगा कैथोड के पास तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो वहां पे हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ही वो H प्लस आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन आप लोग एक बार फिर से सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर में, 10th में ही नेक्स्ट चैप्टर में। ऑक्सीडेशन, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल इसका डेफिनेशन बोल देती हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन का मतलब है, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो इस रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एनोड के पास बहुत सारा ऑक्सीजन तैयार हो रहा है, बहुत सारा ऑक्सीजन गैस तैयार हो रहा है, और कैथोड के पास क्या हो रहा है, बहुत सारा हाइड्रोजन गैस तैयार हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, आप जो यहाँ पे बबल देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, कैन यू सी दिस बबल, जो बबल आप एनोड के पास देख रहे हैं वो किसके है, वो बबल है ऑक्सीजन के। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ऑक्सीजन। और जो बबल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में जो कैथोड की तरफ है वो कौन सा है, वो हाइड्रोजन के बबल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होता है और यहाँ पे कौन सा गैस कलेक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होता है। अगर आपको कंफर्म करना है कि ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और एक एक्सपेरिमेंट जो है बर्निंग कैंडल का एक्सपेरिमेंट, बर्निंग कैंडल का एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आप एक बर्निंग कैंडल इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आओगे जिसमें ऑक्सीजन है तो वो कैंडल और थोड़ा बर्न हो जाएगा, इट स्टार्ट्स कंटिन्यूइंग टू बर्न। और अगर वही कैंडल, बर्निंग कैंडल आप इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आ जाओगे जहां पे हाइड्रोजन है, वो कैंडल बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बर्निंग को स्टॉप करता है, और ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को कंटिन्यू करता है, बर्न होने के लिए हेल्प करता है। तो अगर कैंडल इस टेस्ट ट्यूब में कंटिन्यू बर्न हो रहा है तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर आपका कैंडल बंद हो रहा है तो ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कौन सा गैस कौन से टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, प्लीज रीड दिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑल्सो। अभी हमारा थर्ड टाइप है वो है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट decomposes और breaks in presence of sunlight। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नाम है रिएक्शन का वो है फोटोलाइटिक। फोटो, फोटो का मीनिंग ही है सनलाइट।
फोटो का मीनिंग है लाइट और आई कैन से सनलाइट। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम फोटोलाइटिक रिएक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पे भी हम हमारा रिएक्टेंट एक ही ले रहे हैं और उसको ब्रेक करके ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का मतलब है AgCl, तो हम ले लेंगे सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको एक वॉच ग्लास में लेंगे और इसको अगर हमने सनलाइट में रख दिया तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में वो जो वॉच ग्लास है वो थोड़ा ग्रेइश हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट होता है सिल्वर में एंड क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट एक ही है और प्रोडक्ट मिल गए हमें दो। दूसरी है AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, ये सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर जो कि सॉलिड स्टेट में है और रिलीज कर देगा ब्रोमीन गैस जो कि है Br। तो यहाँ पे भी हमारे रिएक्टेंट एक ही है लेकिन ब्रेक होकर प्रोडक्ट मिल रहे हैं दो, लेकिन ये रिएक्शन हमारी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, इसीलिए हम बोलते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शन। ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। We'll start with third reaction, that is displacement reaction. The reaction in which part of one reactant is displaced by another reactant। जहाँ पे दो रिएक्टेंट लेते हैं और एक रिएक्टेंट का पार्ट दूसरे रिएक्टेंट से डिस्प्लेस होता है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसको स्टडी करेंगे एक जनरल रिएक्शन से। हमने दो रिएक्टेंट लिया है, एक है हमारा AB और एक है हमारा C। इस AB में हम A को बोल सकते हैं एक पार्ट और B को बोल सकते हैं दूसरा पार्ट। जब हम इस AB को C के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे AB में से एक पार्ट C से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से C जाएगा और AB को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AC एंड B विल बी सेपरेटेड। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम स्टडी करेंगे एक एग्जांपल से। When iron nail is kept in copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution fades। मतलब जब हम एक नेल जो आयरन से बना है उसको अगर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अगर उस आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया तो थोड़ी देर के बाद में कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा कम होता है, वो थोड़ा फेड होता है। ऐसे क्यों होता है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ही होता है। तो हम इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? हम इसकी रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, Fe मतलब आयरन सॉलिड स्टेट में है, आयरन नेल। जब हम इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि एक्वियस स्टेट में हम लिखते हैं। इन दोनों में जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो कैसे हो जाएगा, आयरन यहां से जाके कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, आयरन ने जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और हमें मिल गया आयरन सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पे आयरन सल्फेट एक्वियस स्टेट में है और कॉपर सॉलिड स्टेट में है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऐसे डिस्प्लेस क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट? द रीजन इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव मेटल will displace less reactive metal. It is very important. More reactive metal will displace less reactive metal। मतलब जो मेटल ज्यादा एक्टिव है नहीं तो ज्यादा रिएक्टिव है वो जाके लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और उसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसके थोड़े और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि
पहला वाला, हम जिंक को ले लेंगे, सॉलिड स्टेट में है, और जब हम इसको कॉपर सल्फेट में डाल देंगे, एक्वियस स्टेट में है, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर रिएक्टिव कौन सा और लेस रिएक्टिव कौन सा है? जिंक जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है और मोर एक्टिव है, और कॉपर इज लेस एक्टिव। कॉपर इज लेस एक्टिव। इसका और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि सेकेंड वन, वो है लेड का, पीबी सॉलिड स्टेट में। इसको जब हम रिएक्ट करेंगे कॉपर क्लोराइड से, जो कि एक्वियस स्टेट में है, तो हमें मिलेगा PbCl2 प्लस कॉपर। ये PbCl2 एक्वियस स्टेट में है और कॉपर सॉलिड स्टेट में है। तो अभी आप यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं मोर एक्टिव कौन सा है? मोर एक्टिव है हमारा Pb, एंड लेस एक्टिव कौन है? लेस एक्टिव है हमारा कॉपर। तो यहाँ पर आपको इजीली समझ में आया होगा why Pb is displacing copper। इसका और एक एग्जांपल हम देखेंगे, जो कि है थर्ड वन। हम यहाँ पे ले रहे हैं पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या है? K। जब पोटेशियम को मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि MgCl2, तो अभी हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस Mg। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन मोर रिएक्टिव है? मोर एक्टिव है पोटेशियम और लेस एक्टिव है Mg। इसीलिए पोटेशियम ने जाके Mg को डिस्प्लेस किया है और हमें मिला है पोटेशियम क्लोराइड एंड Mg। अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। उसको स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। You can say reactivity series or you can say activity series. Based on reactivity series, we will understand which metal is more active and which metal is less active. अगर ये आपको पता हो तो आप इजीली उनसे भी रिएक्शन कर सकते हैं। So क्या है ये reactivity series? The arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity. The arrangement of metals in their decreasing order of reactivity. तो हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी पे अरेंज किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज तैयार किया है। जैसे कि फर्स्ट लिया है मैंने पोटेशियम, देन लिया है सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो यहाँ पे जैसे आप एरो देख सकते हैं, इट शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो ऊपर के मेटल्स है वो सभी मोर रिएक्टिव है और जो नीचे के मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे अगर मैंने पोटेशियम को लेके मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ अगर रिएक्ट कर दिया, जो कि रिएक्शन हमने जस्ट देखी थी, अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, तो पोटेशियम जाएगा और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि मैग्नीशियम तो यहाँ पे नीचे है और पोटेशियम ऊपर है। ऊपर है मतलब मोर रिएक्टिव है और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। तो जब जाके पोटेशियम इसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा KCl प्लस Mg, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 और 2 लिखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए जो भी मेटल मोर रिएक्टिव है वो जाके रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को। ये आपको पता रहना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी है फोर्थ टाइप। अभी है हमारा फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? The reaction in which part of one reactant is replaced
by the part of another reactant is called as double displacement reaction. तो यहाँ पे हम दो रिएक्टेंट ले रहे, एक है AB और एक है CD. ये इसके पार्ट्स है, ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है. वैसे ही CD का C एक पार्ट है और D एक पार्ट है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्टेंट का एक पार्ट जाके दूसरे रिएक्टेंट के एक पार्ट से रिप्लेस हो जाता है. तो जैसे कि यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ से B जा रहा है और जाके C के साथ रिप्लेस हो रहा है. तो अभी हमें प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अगर यहाँ से B जा रहा है तो वहां पे C आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा AC. और जैसे ही यहाँ पे B आता है तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा BD. तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको हम थोड़े एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे. जैसे कि पहला एग्जाम्पल, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये Ag जाके रिप्लेस कर रहा है सोडियम को, तो यहाँ पे इसीलिए AgCl एंड NaNO3 मिल रहा है. ये जो AgCl है ये इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट है. वैसे ही और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और उसको हमने डाल दिया बेरियम क्लोराइड में, बेरियम क्लोराइड के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया, तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का सोडियम जो है वो जाके रिप्लेस कर रहा है यहाँ के बेरियम से, तो इसीलिए हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे जो ये बेरियम सल्फेट है ये भी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट है. व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड फॉर्म होता है. जैसे कि हम ये दो केमिकल एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वहां पे कुछ सॉलिड फॉर्म तैयार होता है, और सॉलिड फॉर्म ऑफ अ केमिकल इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट. तो थोड़े रिएक्शन में जहां पे प्रेसिपिटेट तैयार होता है तो उन रिएक्शंस को हम और एक नाम भी देते हैं, और उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय द पार्ट ऑफ अनदर रिएक्टेंट. इसको हमने स्टडी किया है ये दो एग्जाम्पल से. उसके लिए और एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकती हूँ. जैसे कि आप बेरियम क्लोराइड को ले लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए H2SO4 में, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl, और यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए हमें 2HCl लेना पड़ेगा. वैसे ही हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, H2SO4. तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और उसके साथ हमें मिलेगा H2O वाटर. तो ये सभी एग्जाम्पल्स है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के. After this there is one more type of reaction which is called as oxidation and reduction reaction. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे oxidation reaction. What is oxidation reaction? The reaction in which it involves gaining of oxygen or electronegative element or removal of hydrogen or electropositive element. इसका मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं. ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हम इसको सीखेंगे थोड़े एग्जांपल्स के साथ. तो पहला एग्जांपल देखेंगे, कॉपर when reacts with oxygen, copper when reacts with oxygen it will give copper oxide, या फिर इस रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, when copper is heated
इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड Cu को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, कॉपर में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन Fe reacts with yes sulfur it gives FeS, FeS। this is also oxidation reaction। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यस जो है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को Fe में ऐड कर रहे हैं। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आल्सो इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं यहाँ पे En लिख रही हूँ, En का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और इसको हमने रिएक्ट किया है ब्रोमीन से Br2, और जब ये रिएक्ट होता है तो हमें मिलेगा HBr प्लस यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे H2S है, H2 है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे इसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। सो चौथा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2Ki potassium iodide when reacts with H2O2 hydrogen peroxide it gives I2 iodine plus 2KOH potassium hydroxide। अभी इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड Ki में ये जो K है वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इस Ki में से हमने K को निकाल दिया, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड व्हाट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आई एम राइटिंग EP, EP मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर आप इस चारों रिएक्शन को देखोगे तो पहले एग्जांपल में मैंने क्या किया है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे रिएक्शन में मैंने क्या किया है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरे रिएक्शन में मैंने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है और चौथे रिएक्शन में मैंने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किया है। ये चारों रिएक्शन हमारे कौन से रिएक्शन थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? It is a substance which oxidizes another substance and itself undergoes reduction and itself reduced। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? खुद रिडक्शन होके हेल्प कर रहा है, खुद रिड्यूस होके दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप ऊपर के चारों रिएक्शन देखोगे तो पहले रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे रिएक्शन में अगर आपने देखा तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसको कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए हेल्प कर रहा है सल्फर। तो सल्फर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे H2S में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है H2S और उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? Br2। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और चौथे रिएक्शन में अगर आपने देखा Ki ऑक्सीडाइज हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर के चारों रिएक्शन में ऑक्सीजन, Br2, S एंड H2O2 ये चारों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब क्या? ये ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प कर रहे। कैसे हेल्प कर रहे? खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे। अभी हम रिडक्शन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे।
ना अभी हम देखेंगे रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। सो व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच इट इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप डेफिनेशन को देखोगे, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन में क्या बोला था? ऑक्सीडेशन में बोला था एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन में हमने देखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो हमने ऐसे देखा था ऑक्सीडेशन में, और अभी हम देख रहे हैं इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मतलब रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एग्जैक्टली अपोजिट है। इसको हम सीखेंगे एक थोड़े एग्जाम्पल के साथ। तो मैं पहला एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल में अगर हमने लिया नाइट्रोजन N2 और अगर इसको रिएक्ट किया आपने हाइड्रोजन से CH2, तो हमें मिलेगा अमोनिया 2NH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है, मैंने हाइड्रोजन ऐड किया है नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन हो अंडरगोज रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हमारा डेफिनेशन बोल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है? SnCl2 प्लस 2HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, और जैसे ही हमने इसको रिएक्ट किया तो हमें मिल गया SnCl4 और इसके साथ मिल गया Hg2Cl2। So this is also the example of reduction reaction. Here also you can see, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Hg हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है Hg2, पहले क्या था Hg एक ही था, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है Hg2। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने और एक ऐड किया। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव EP इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाउ वी कैन सी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड रिएक्शन देखेंगे हम। मैंने इसमें लिया है ZnO जिंक ऑक्साइड एंड दिस आई एम गोइंग टू रिएक्ट विथ कार्बन। व्हाट आई गेट? आई विल गेट जिंक Zn प्लस Cu। देखो हमें क्या मिल रहा है? Zn एंड Cu। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड पे वो कहाँ गया? वो हमने रिमूव किया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑल्सो अगेन रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। So this is also reduction. एंड चौथा हमारा लास्ट एग्जाम्पल, जिसमें मैंने लिया है FeCl3 FeCl3 और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया H2 के साथ H2, तो मुझे मिलता है FeCl2 प्लस 2HCl। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं FeCl3 में Cl कितने हैं? Cl 3 है और Cl हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे Cl3 है और प्रोडक्ट में देखो तो हमारे Cl सिर्फ 2 है, तो एक Cl कहाँ गया? वो हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या? ये भी तो रिडक्शन रिएक्शन है। सो आई कैन राइट हियर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर आप ये चारों रिएक्शन देखोगे तो चारों में हमने क्या किया? पहले में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे में हमने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तीसरे में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड चौथे में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये चारों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है फिर रिड्यूसिंग एजेंट? जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और ये भी एग्जैक्टली अपोजिट है। ये ऐसे सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं। कैसे? खुद ऑक्सीडाइज होके। इट इज अ सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं।
तो अगर हमने ऊपर के रिएक्शन को देखा, पहले रिएक्शन को कौन रिड्यूस हो रहा है? पहले रिएक्शन में नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है हाइड्रोजन की वजह से। तो हाइड्रोजन हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे रिएक्शन में अगर हमने देखा कौन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो रहा है HCl2। तो कौन कौन कर रहा है उसको रिड्यूस? यहाँ पे HgCl2 जो है वो हेल्प कर रहा है रिडक्शन के लिए, इसीलिए ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हमने तीसरे रिएक्शन में देखा तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ZnO। और इसको कौन हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने के लिए? इसको रिड्यूस होने के लिए हेल्प कर रहा है कार्बन। और अगर चौथे रिएक्शन में आपने देखा तो यहाँ पे कौन कर रहा है? FeCl3 रेड्यूस हो रहा है और उसको रेड्यूस होने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? हाइड्रोजन हेल्प कर रहा है। तो हाइड्रोजन हो गया हमारा रेड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपने ये चारों एग्जाम्पल देखा, पहले रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन रेड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे में HgCl2 है, तीसरे में कार्बन है और चौथे में हाइड्रोजन है। तो जैसे मैंने पहले के पेज पे बोला था, विदाउट रेड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन भी नहीं हो सकता। तो इन सब ने क्या किया है? हाइड्रोजन ने, HgCl2 ने, कार्बन ने और H2 ने खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे सब्सटेंस को रिडक्शन होने के लिए हेल्प किया है, इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़े ऐसे भी रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों एक ही रिएक्शन में हम देख सकते हैं। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरी रिएक्टेंट रिड्यूस होता है। उस रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, देर आर सम एग्जाम्पल्स वेयर in a reaction if one reactant undergoes oxidation then the other reactant get reduced। मतलब अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाएगा, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके भी हम सम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड, जो हमने लास्ट पेज में पढ़ा है, और उसमें मैंने ऐड किया हाइड्रोजन। देखिए CuO को लिया मैंने और उसमें ऐड किया हाइड्रोजन, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट मिलेगा Cu प्लस H2O वाटर। अगर आपने इस रिएक्शन को ध्यान से देखा तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, CuO will become Cu and H2 has become H2O। CuO Cu हुआ है और H2 H2O हुआ है। तो CuO में ऑक्सीजन था लेकिन Cu में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ से निकाल दिया है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिडक्शन। और अगर आपने दूसरी रिएक्शन देखा जहां पे H2 पहले था और बाद में हो गया H2, तो यहाँ पे क्या हुआ? H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन में क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारे दो रिएक्टेंट है, एक है CuO और एक है H2O। इसमें से CuO जो है वो रिडक्शन हो रहा है और H2 जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी आप यहाँ पे मुझे इजीली बोल सकते हैं, CuO को रिड्यूस होने के लिए किसने हेल्प किया है? H2 ने हेल्प किया है। यहाँ से H2 ऑक्सीजन को ले रहा है, इसीलिए तो CuO रिडक्शन हो रहा है। So therefore, how we can write the reducing agent and oxidizing agent? तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, oxidizing agent, oxidizing agent कौन है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यहाँ पे है CuO कॉपर ऑक्साइड। और कौन है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रेड्यूसिंग एजेंट। तो कौन है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट? तो हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है H2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट है। आप देख सकते हैं CuO रिडक्शन हो रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो कौन सा एजेंट है? रेड्यूसिंग एजेंट है।
अब बच्चों आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एक रिएक्शन दी रहती है और आपको पूछते हैं कि इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अगर आप 2-3 रिएक्शन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएंगे। और थोड़े एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो अब हम रिडक्स रिएक्शन की दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है ZnO प्लस कार्बन, तो मुझे मिलता है Zn प्लस CO। तो इस रिएक्शन को भी अभी समझेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस। तो मैं यहाँ पे एरो करती हूँ, आप देख सकते हैं जिंक से कहाँ पे एरो करेंगे हम, मार जिंक को, और यहाँ पे यहाँ कर सकते हैं। तो क्या देखो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था जिंक ऑक्साइड, और अभी क्या हुआ है रिएक्शन के बाद जिंक हुआ है। तो ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दिया। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है रिडक्शन, तो मैं यहाँ लिखती हूँ रिडक्शन। दूसरा रिएक्टेंट देखिए, यहाँ पे क्या है कार्बन है और बाद में क्या हुआ है CO, मतलब ऑक्सीजन को ऐड किया है। व्हाट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे हमें पहले एरो करके लेना है और फिर हम देख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रेड्यूस हो रहा है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ रेड्यूस, ऑक्सीडाइज, फिर रेड्यूसिंग एजेंट एंड फिर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलो बच्चों फास्ट बोलो अभी। हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन, रेड्यूस कौन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जिंक ऑक्साइड। हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, कार्बन, तो मैंने लिख दिया कार्बन। तो अभी रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन कर रहा है रिडक्शन के लिए होल, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है कार्बन, तो हमारा रेड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया कार्बन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा फिर, इट इज ZnO। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। हम और एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने लिया है MnO2 और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया HCl से। I got the product MnCl2 प्लस 2H2O और उसके साथ मिलेगा मुझे Cl2। तो ये है मेरी रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं कैसे एरो कर सकती हूँ, मैं ऐसे एरो कर सकती हूँ। मैं करती हूँ MnO2 से MnCl2 को, तो दिस इज द एरो, और सेकेंड एरो में करती हूँ HCl से Cl2 को, यस। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज और कौन रेड्यूस हो रहा है, MnO2 में से ऑक्सीजन निकाल दिया, सो ये हो गया हमारा रिडक्शन, और ये फिर हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। आई होप आप लोगों को अभी इजीली समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, रेड्यूस कौन हो रहा है, रेड्यूस कौन हो रहा है MnO2, यस, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl। तो रेड्यूसिंग एजेंट अभी आपको इजीली समझ में आएगा। रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो हो गया हमारा HCl, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है जो रेड्यूस हो रहा है, और रेड्यूस कौन हो रहा है MnO2, यस। ऐसे आपको रिएक्शन लिखना है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस आप अगर किए तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, जो कि करोजन और एसिडिटी है। व्हाट इज करोजन, द प्रोसेस वेयर
metal is attacked by certain substances like moisture, earth, water, acids, etc. is called as corrosion. इसका मतलब है मेटल, कोई भी मेटल जब एक मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड से अटैक होते हैं तो वो खराब होते हैं और उसी प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। मेटल के ऊपर जब जंग पकड़ता है तो हम उसको करोजन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर ऑब्जेक्ट जो भी रहते हैं वो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग का होना, कॉपर ऑब्जेक्ट जो बने रहते हैं उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग का होना, और आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर का रस्ट पकड़ना, ये सभी एग्जांपल्स कोरोजन के ही है। जब कोई भी मेटल और मॉइस्चर, एयर और वाटर से कांटेक्ट में आता है तो थोड़े दिनों के बाद में उसके ऊपर एक रस्ट आप लोग देख सकते हैं, उस रस्ट को ही बोलते हैं कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो जब उसके ऊपर एयर का अटैक होता है, मतलब एयर में से उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करता है और ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या? कोरोजन। Corrosion causes damage to all objects which are made up of iron like car bodies, bridges, iron railings, etc. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जो भी चीजें आयरन से बनी रहती है या फिर जो भी चीजें कौन से भी मेटल से बनी रहती है, जैसे हम उसको यूज करते हैं थोड़े दिनों के बाद में उसके ऊपर जंग पकड़ने लगता है। इसका मतलब कोरोजन causes damage to all the objects। जो भी चीजें मेटल से बनी है वो चीजें थोड़े दिनों के बाद में खराब होती ही है और उसी को कोरोजन बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्यों खराब होती है? क्योंकि जैसे कि डेफिनेशन बोल रहा है, अगर ये कोई मेटल है, अगर ये कोई मेटल है और अगर हमने ऐसे ही उसको ओपनली एयर में रखा है तो जब एयर में से गैसेस आके उसके ऊपर अटैक करते हैं तब ये करोजन होता है, तब इसके ऊपर जंग पकड़ता है या फिर ये खराब होता है। तो अगर हमने इसका अटैक अवॉइड किया, अगर हमने कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड मेटल को अवॉइड किया तो हम करोजन को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन में मैंने क्या दिया है, if we avoid the contact between metal and air, moisture or acids, then we can prevent corrosion। तो इसको अभी avoid कैसे कर सकते हैं? We can do this by certain methods, जैसे कि coating with paints, applying oil or grease, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग। तो इसमें से जो पहला है कोटिंग विथ पेंट्स, ये बहुत कॉमन है। कोई भी चीज अगर हम मार्केट से लेके आते हैं, वो कबर्ड हो या फिर टेबल हो, आपने देखा हो उसके ऊपर पेंट लगाया हुआ रहता है। तो जब कोई भी मेटल के ऊपर हम पेंट लगाते हैं तो पेंट का एक लेयर तैयार होता है। मेटल हमारा अंदर होता है और ऊपर क्या होता है? पेंट। तो एयर जब उसके कांटेक्ट में आता है तो एयर किससे कांटेक्ट में आ रहा है? पेंट से, ना कि मेटल से। तो मेटल हमारा अंदर सेफ रहता है। बट जैसे ही थोड़े दिनों के बाद में ये पेंट चला जाता है फिर से वो जंग पकड़ने लगता है, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर फिर से दूसरा पेंट लगा देते हैं। सो ये एक मेथड हो गया। दूसरा है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, ये मशीन्स के लिए भी यूज करते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या? कोटिंग ऑफ आयरन विथ नॉन करोडिंग मेटल्स। नॉन करोडिंग मेटल्स मतलब ऐसे मेटल जो इजीली करोड नहीं होते, जैसे कि हम यहाँ पे निकल यूज कर सकते हैं या फिर क्रोमियम भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके, करंट को अप्लाई करके प्लेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ एग्जांपल है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग इट इज नथिंग बट कोटिंग ऑफ आयरन विद मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक। तो इसको कैसे करते हैं? इमेजिन करो ये हमारा आयरन है जिसको हमें सेव करना है, तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं? जिंक का कोटिंग करते हैं। तो जब हम जिंक का कोटिंग ऊपर करते हैं तो ये हो गया हमारा जिंक। और जब हम इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जब हम इस मशीन को यूज करते हैं तो एयर से कांटेक्ट में कौन आता है? जिंक आता है, ना कि आयरन। तो जब ये जिंक से कांटेक्ट में आता है तो जिंक क्या होता है? करोजन होते जाता है और जिंक से भी खराब होते जाता है। जैसे ही जिंक खराब होता है, अगर इतना पोर्शन ओपन भी हो गया आयरन का खराब होने के बाद में, फिर भी आयरन इज लेस एक्टिव, जिंक इज मोर एक्टिव। देखो मैंने क्या बोला है, कोटिंग ऑफ आयरन विथ मोर एक्टिव मेटल। सो कौन मोर एक्टिव है? जिंक इज मोर एक्टिव। तो इसीलिए अगर ऊपर का कोटिंग हमारा खराब भी हुआ तो भी हमारा आयरन सेफ रहता है और जिंक करोजन होता है। इसीलिए इसको गैल्वेनाइजिंग भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजिंग। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रैनसिडिटी। सो व्हाट इज रैनसिडिटी? जैसे कि मैंने आपको पहले पेज पे बोला,
मेटल करोजन होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होता है, वैसे ही फूड भी ऑक्सीडाइज होता है। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तब हम इसको बोलते हैं रैंसिडिटी, या फिर फूड रैंसिड हो गया ऐसे भी बोलते हैं। व्हेन फैट ऑयल्स present in the food kept open for long time they get spoiled or oxidized। मतलब क्या, their smell, taste changes, this process is called as rancidity। जब हम कोई भी खाना जिसमें फैट्स एंड ऑयल है, अगर हमने उसको ओपन रख दिया बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो वो खराब होता है, मतलब उसका स्मेल चेंज होता है, उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका स्मेल टेस्ट सभी चेंज होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी, या फिर हम बोलते हैं कि वो फूड रैंसिड हो गया, मतलब खराब हो गया। दिस ऑकर्स व्हेन द फूड कम्स इन कांटेक्ट विद एयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसको प्रिवेंट कैसे करें, जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर आपने खाने को या फिर फूड को ज्यादा टाइम तक ओपन रख दिया तो एयर कांटेक्ट में आते हैं। इमेजिन करो ये बाउल है और यहाँ पे खाना है, तो अगर हमने इसको ओपन रख दिया तो एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द फूड। अगर हमने इसके कांटेक्ट को अवॉइड किया तो हम रैंसिडिटी भी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि करोजन अवॉइड किया था। सो if we avoid the contact of food and air for long time we can prevent rancidity। अभी इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। थोड़े ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं हमारे फूड में, जिसके वजह से फूड का खराब होना रुक जाएगा, हम बहुत सारे लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपके लिए लिख के रखा है, वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी अनाइसोल। इसको शॉर्ट फॉर्म में BHAB बोलते हैं। ये एक सब्सटेंस है जो फूड में मिला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइम के लिए वो फूड खराब नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल है कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, जो हम सब लोग करते हैं। अगर हमने खाने को ओपन रखे बिना अगर उसको एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख दिया तो थोड़े दिनों के लिए हम उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। थर्ड है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो हम फूड को खराब नहीं होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर मेंटेन होता है, और टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने वाले होते हैं वो स्लोली बहुत सारा टाइम लेके ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं कि फूड खराब नहीं होता, वो होता है बट वो बहुत टाइम लेता है। तो इसके ये वजह से भी हम फूड खराब होने से या फिर रैंसिड होने से बचा के रख सकते हैं। चौथा है एडिंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आपने देखा होगा, चिप्स के जो रहते हैं, जो चिप्स के जो पैकेट रहते हैं, कुरकुरे के जो पैकेट रहते हैं, अगर उस पैकेट्स को आपने देखा तो वो बहुत सारे एयर से टाइट रहते हैं, पूरे फूले रहते हैं वो पैकेट्स, उसमें बहुत सारा एयर भरा रहता है। वो कौन सा एयर रहता है? वो नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन। वो पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से फ्लश करके बाद में उसमें चिप्स या फिर कुरकुरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस हेल्प्स टू अवॉइड रैंसिडिटी। इसीलिए कुरकुरे के पैकेट्स आपने अगर देखा बहुत दिनों तक चिप्स अच्छे रह सकते हैं, बट अगर उस पैकेट्स को आपने ओपन कर दिया तो जल्दी से वो खराब हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एयर से कांटेक्ट में आते हैं। सो ये भी एक मेथड है रैंसिडिटी को अवॉइड करना। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे है हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस खत्म होता है। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी चैप्टर इजीली। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।